हेलो फ्रेंड्स, आज टैक्स कैंप में पार्ट 2 ये आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं टैक्स कैंप में। ये क्वेश्चन वैसे तो डिज़ाइन किया गया है सीए सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए। अच्छा, आप लोग ठीक से वीडियो को एक बार सुना करो, देखा करो, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद लास्ट वीडियो में आपने पूछा है, कमेंट बॉक्स में भी आया है कि क्या ये सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए है, जबकि मैंने क्लियरली आपको मेंशन करके दिया कि वो सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट और इवन सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी एप्लीकेबल था। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें तभी फ़ायदा होगा, ध्यान से सुने वीडियो को तभी फ़ायदा होगा, है ना। और फिर पूछा कि किस असेसमेंट ईयर के लिए है, कौन से एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में रेलिवेंट है कि नहीं। ये सारी बातें हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप बेटा सिर्फ ध्यान से सुना करो, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाएगा उनको भी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए है। कौन से एग्ज़ाम के लिए है? ये नवंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम है और दिसंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम है 2020, उसके लिए है, ठीक। तो क्वेश्चन सामने रखूँ मैं, ये है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन जैसे पिछली बार आपने क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया, वैसे ही वहीं पर सेम लिंक आपने फर्स्ट वीडियो में जो देखा है लिंक, वही लिंक मैंने इसमें भी डाला हुआ है। सेम लिंक आप जब खोलेंगे तो ये आपको क्वेश्चन भी वहाँ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। और जैसे पहले वीडियो में आपने किया था कि आपने पहले अटेम्प्ट खुद किया, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए और मैसेजेस भी आए, तो अच्छा लगा मुझे कि आपने बढ़िया काम किया, अपनी पढ़ाई अच्छी की है। आप एक बार इसको भी पॉज कर लो वीडियो को और पहले खुद से अटेम्प्ट करो, देखो कहाँ गलती होगी। ये कैंप का पर्पस ही यही है कि आपकी पूरी तैयारी हो गई है, इनकम टैक्स की पूरी तैयारी हो गई है, अब हमें उसे चेक करना है, एनालाइज करना है कि क्या हमने तैयारी प्रॉपर की है, कोई एरिया हमारा छूट तो नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ कैपिटल गेन का नहीं है, पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कैपिटल गेन का है, लेकिन इसमें मैंने टैक्स रेट भी इन्वॉल्व किया है, डिडक्शन को भी शामिल किया है, और भी चीज़ों को इसमें हम यूज़ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन एक बार मैं साथ साथ रीड करता हूँ, आप पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करना, तब मेरे आंसर को देखना, फ़ायदा तभी होगा बेटा, ठीक है। मिस्टर प्रकाश, इन्होंने बेचा है एक वेकेंट लैंड 30 लाख रुपए में टू मिस्टर आलोक। कब बेचा है ये? 1920 में। ब्रोकरेज 1% है। वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पर वैल्यू ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी 25 लाख है। बताइए 25 लाख अगर वैल्यू है तो क्या कोई प्रॉब्लम? अगर 25 लाख की वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी की तो क्या कोई दिक्कत नहीं? बोलिए क्यों, क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि लैंड 30 लाख में बेची गई है। अगर एसडीवी से बिलो बेची जाती तो सेक्शन 50C इन्वॉल्व हो सकता था, या अदर सोर्सेज में बायर के हाथ में सेक्शन 56(2)(10) इन्वॉल्व हो सकता था, ठीक है बेटा। तो ये लाइन जो लिखा हुआ है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 लाख है, ये हमारे लिए कहीं भी यूजफुल नहीं है। ऐसे लाइन जरूर क्वेश्चन में होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ चीजों को इग्नोर भी करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये वेकेंट लैंड परचेज कब किया है? 2000 में। कितने रुपए में? 3 लाख में। तो बड़ा सिंपल हिसाब हो गया साहब, 2001 से पहले का अगर परचेज है तो हमें क्या चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो बड़ी अच्छी बात है, 4 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर में 4 लाख हमारा हायर आ जाएगा। एंटायर सेल कंसिडरेशन प्लस हाउसिंग लोन ऑफ ₹20 लाख। भाई सेल कंसिडरेशन कितनी है? 30 लाख। 30 लाख में बेची है ना, और 20 लाख रुपए का एक हाउसिंग लोन जो कि नेशनलाइज बैंक से लिया गया है नए रेसिडेंशियल बिल्डिंग को खरीदने के लिए, जो 50 लाख का खरीदा है नागपुर में, 1920 में खरीदा है, यानी 1920 में खरीदा है। अब बताइए, आपने जमीन बेची, सोचिएगा जरा, सोचिएगा जरा, आपने बेचा क्या है? जमीन, लैंड ट्रांसफर किया है, और आप एक इंडिविजुअल हो, क्वेश्चन में इंडिविजुअल ने लैंड ट्रांसफर किया है, और लैंड ट्रांसफर करके एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है।
अक्वायर किया जा रहा है। आप बता सकते हो कि एग्जम्पशन में यहां पर कौन सा एग्जम्पशन अप्लीकेबल होगा? एग्जम्पशन में कौन सा एग्जम्पशन अप्लीकेबल होगा? क्या 54? नहीं, क्योंकि 54 में रेजिडेंशियल हाउस बेचना है और रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है। बेचना क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। खरीदना क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। तो क्या 54 बी लग रहा है, 54 बी लग रहा है? नहीं, वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड बेचना है और एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना है, वो भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो क्या 54 डी लग रहा है? नहीं, वहां तो फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग बेचनी है। और क्या 54 ईसी 54 ईई लग रहा है? लग सकता है, 54 ईसी 54 ईई लग सकता है, क्योंकि 54 ईसी लैंड को बेचने पर लगता है, लेकिन इसकी जो एक्विजिशन है, खरीदना क्या है, वो क्या है? वो है बॉन्ड, और यहां इन्होंने खरीदा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये भी नहीं लगेगा। क्या हम 54F लगा कर देखें? यस, 54F कहता है कि आप कुछ भी बेच दो रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर, और खरीदना क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। तो क्या यहां 54F अप्लीकेबल हो गया? यस बेटा, 54F अगर आ गया एग्जाम में तो बहुत सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि 54F परेशान कर सकता है। मैंने ये क्वेश्चन जहां से लिया है, ये 10 ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन 10 ईयर में इसमें मैंने काफी मॉडिफिकेशन किया है। इस मॉडिफिकेशन में एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिससे 54F जो सेक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वहां 54F कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आज से 3 साल पहले का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का। तो एग्जाम के क्वेश्चन में वो कॉम्प्लिकेसी नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया और 54F को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ताकि अगर क्वेश्चन इतना टफ भी आए तो आप एग्जाम में आसानी से कर सको। क्वेश्चन तो मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या खरीदी भाई? बिल्डिंग खरीद ली, अच्छी बात है, 54F अवेल करोगे, गुड। स्टैंप ड्यूटी पे किया है आपने 2,90,000 मकान को खरीदने में। अब ये जो स्टैंप ड्यूटी है जो आपने पे किया मकान को खरीदने में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गलती नहीं हो जाए। इसे आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम में करोगे, क्वेश्चन पेपर के साथ पेंसिल कहीं पर आप अपने कॉपी में, रफ पेज में, वर्किंग नोट में यूज कर सकते हो इसे। क्वेश्चन पेपर में तो मना करते हैं लिखने के लिए, तो आप अपने कॉपी के लास्ट पेज के वर्किंग नोट में लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर सो एंड सो, और इसमें ये गलती ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूं इसे पहली बार कि स्टैंप ड्यूटी पे किया है नया मकान खरीदने के लिए, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? ये मकान कोई बेच नहीं रहा हूं मैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर लूं, ये मकान मैंने खरीदा है। भाई मान लीजिए एक मकान बेच रहा होता मैं और उस पर मुझे कैपिटल गेन निकालना होता, और तब मुझे जानकारी दी जाती कि खरीदते समय मैंने स्टैंप ड्यूटी दी है, तो दैट विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट विल बी एडेड इन माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन यहां तो मैटर है नया मकान जो खरीदा उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट किया, तो इसका क्या रोल आएगा? इसका रोल आएगा 80C। आप सोच नहीं सकते, 80C में जब आपको मैंने पढ़ाया अगर, तो मैंने आपको DHL रेस्ट ये कोडिंग बताई थी। D फॉर डिपॉजिट सर्टेन एरिया में, H फॉर हाउस फॉर रेजिडेंस। तो जो H है हाउस फॉर रेजिडेंस, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है तो उसकी कॉस्ट को भी आप 80C में क्लेम कर सकते हो। उसकी स्टैंप ड्यूटी जो आपने पे की है वो भी 80C में क्लेम किया जा सकता है। तो ये जो स्टैंप ड्यूटी है ये आप 80C में क्लेम कर लेना, क्योंकि ये जो मकान आपने खरीदा है इसका क्लेम तो आप 54F में ले रहे हो, 54F में ले रहे हो, तो दो जगह आप इसका डिडक्शन नहीं ले सकते। लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आप 80C में ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया गया 10,000 रुपए के रेट से 1 जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए ये लेट आउट कर दिया गया। तो भाई साहब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन हो गया। आगे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ड्यूरिंग द ईयर टिल इट्स क्लोजर। इसका मतलब हुआ कि हाउसिंग लोन इन्होंने बंद करवा दिया है, हाउसिंग लोन बंद करवा दिया, बीच में जो लोन लिया था ना 20 लाख का वो बंद करवा दिया। पढ़िए ठीक से, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ड्यूरिंग द ईयर टिल इट्स क्लोजर, यानी हाउसिंग लोन बंद हो गया होगा। अमाउंटिंग टू रुपीज 2,80,000। क्या आप इसे हाउस प्रॉपर्टी निकालने में यूज करेंगे? यस। मिस्टर प्रकाश सोल्ड येट अनदर वेकेंट साइट फॉर ₹35 lakhs ऑन 21/1/2020, यानी एक और जमीन बेच दी। यही इस क्वेश्चन में खूबसूरती लेकर आया।
2 एसेट्स बिक गया है और एक बिल्डिंग खरीदी है, तो 54F जब आप निकालोगे तो इस 2 एसेट्स के ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो 54F, यही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अच्छा, तो एक जमीन और बेची गई है 35 लाख की। ये जमीन अक्वायर की थी 2017 में 20 लाख रुपए की, और एंटायर सेल प्रोसीड्स यूटिलाइज्ड इन जनवरी 20 फॉर रीपेइंग द हाउसिंग लोन। इस 35 लाख रुपए को इन्होंने उपयोग में किया कि जो हाउसिंग लोन लिया था 20 लाख रुपए का, वो 20 लाख का हाउसिंग लोन रीपे कर दिया। वो 20 लाख रुपए का उन्होंने हाउसिंग लोन रीपे कर दिया। अब क्या क्वेश्चन आता है कि आपने एक मकान खरीदा और 2 चीजें बेची हैं, तो उसमें 54F को अब हम यूज करके दिखाते हैं आपको। हिज अदर इनकम क्या है? बिजनेस कंप्यूटेड है, इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट है, एफडी पर भी है और सेविंग अकाउंट पर भी है। कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी 60 साल का है प्रकाश, 50% फिजिकल डिसेबल है, 80U। रेजिडेंट इन इंडिया है, AY 2021 के लिए है। इंडेक्सेशन का रेट दे रखा है, ये तो दिया ही रहेगा एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं कि आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया है, नहीं किया तो पॉज कर दीजिए, मैं आंसर करने जा रहा हूं, मुझे रोक लो और खुद से करो। ठीक, तो मैं करने जा रहा हूं, मुझे चाहिए कैलकुलेटर। सबसे पहले हम बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो लिखिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन मैं कम करूंगा, मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा बहुत चीज और सजावट की आप कर लेंगे, जैसे SSC का नाम असेसमेंट ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। ठीक है, एक तो जमीन हमारे पास है, इसको मैं लैंड 1 कर सकता हूं और लैंड 2। मान लीजिए दोनों जमीन है, तो जमीन को आपने बेची। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए, क्वेश्चन में, क्वेश्चन सामने मैं रख लेता हूं, आप भी सामने रख लीजिए, मैं भी सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग है क्वेश्चन, पीरियड ऑफ होल्डिंग है अप्रैल 2000 से 1 मई 2019। दूसरे जमीन की पीरियड ऑफ होल्डिंग है अक्टूबर 17 से अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2020। नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म। ठीक है, पॉज कर करके आप आगे बढ़ते रहना, मैं स्पीड में तो नहीं लिख रहा फिर भी। सेल्स कंसिडरेशन मैं रखूंगा नहीं आपके लिए कि आप कॉपी करो। सेल कंसिडरेशन 30 लाख और 35 लाख, 30 लाख और 35 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। देखिए, आपने जैसे भी पढ़ा है कैपिटल गेन, आप उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन करो। कई लोग कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बाद में प्रेजेंट करते हैं, कई लोग शुरू में प्रेजेंट कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, इससे नंबर बराबर आएंगे। तो आप इन चक्करों में मत पड़ना कि मैंने तो ऐसे सीखा है जी, हमने तो ऐसे सीखा है जी। जैसे भी सीखा है, जिस भी टीचर से सीखा है, सब ठीक पढ़ा है आपने। हमेशा ये सोचना कि आपने जो भी पढ़ाई की है सही पढ़ाई की है। बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके पढ़ाई जो आपने कर रखी है उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या आपके साथ अगर 5 अलग अलग प्रोविजन इनकम टैक्स के मर्ज कर दिए जाएं तो क्या आप उसका असेंबलिंग कर पाओगे ठीक से। हम ये असेंबलिंग सीख रहे हैं, यहाँ कैप गेन भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस प्रोफेशन भी है, तो असेंबलिंग सीख रहे हैं जो कि बच्चे कम प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मेरा टैक्स कैम्प का पर्पस ही यही था कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाऊं जहां बच्चे बाद में एग्जाम में जाकर कहते हैं कि क्वेश्चन आधा अधूरा मैं अटेम्प्ट करके आया, क्योंकि सारा पॉइंट एक साथ मुझे समझ में नहीं आया था कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, तो जिसको आप कहते हो कंबाइंड क्वेश्चन, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो जैसे भी पढ़ा हो वैसे आप इसको कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर याद रखिए,
इस क्वेश्चन में एक जगह तो है पहले ज़मीन पर, दूसरे ज़मीन पर मैंने नहीं देखा। तो पहले ज़मीन पर 30,000 रुपये 1% और दूसरे पे नहीं है। तो नेट सेल कंसिडरेशन और आप सबने वीडियो शेयर किया, बहुत शेयर किया, अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया काम किया। ज्ञान को बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले का कितना लोगे? 3 लाख है, बट 4 लाख लोगे तुम, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 289, ये तो याद ही होना चाहिए आपको, और डिवाइडेड बाई 100 भी याद होना चाहिए। $1156 ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो गया। दूसरे का कितने में खरीदा है साहब? 20 लाख में। तो 20 लाख मल्टीप्लाई 289 अपॉन 272, मैं पहले भी कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट तो यहाँ नहीं बैठा, मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसका आंसर पहले से बनाया नहीं हुआ है। ये अब तैयार, जैसे ही मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ मैं कहता हूँ फिर ठीक है क्वेश्चन तैयार हो गया, अब इसको हम टैक्स कैंप में यूज़ कर लेते हैं। तो मे बी कुछ अगर कैलकुलेशन एरर हो तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इसको। LTCG 18,14,000, 13,75,000। अब देखिए मज़ा आने वाला है, मैं आपको इंटरेस्ट समझाने के लिए एक दूसरा पेज खोल रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे मैंने ज़मीन बेची और रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, अगर मैं इसको कंबाइंड इफेक्ट में लेता हूँ तो मुझे 54F मिल जाना चाहिए। और मान लीजिए फिर से मैंने दूसरी ज़मीन खरीदी, या मैंने दूसरी ज़मीन बेची, या मैंने ज्वेलरी बेची, या कुछ और बेचा, और फिर मैंने उसी रेजिडेंशियल हाउस को यूज़ किया 54F में। अगर मैं इस रेजिडेंशियल हाउस को 1 के साथ कनेक्ट करूं तो 54F मिलेगा, अगर मैं इसे 2 के साथ कनेक्ट करूं तो भी 54F मिलेगा। तो 54F दोनों को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम 54F दोनों में उपयोग कर सकते हैं? यस। अगर आपके पास 54F के इन्वेस्टमेंट की रकम बहुत ज़्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट की रकम बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट की रकम किससे ज़्यादा है मैं समझाता हूं। आप पहले वाले चीज का नेट सेल कंसिडरेशन पता करो। नेट सेल कंसिडरेशन 30 लाख में बेचा था साहब, 29,70,000, और दूसरे वाले ज्वेलरी तो है नहीं, जमीन बेची है, दूसरे वाले जमीन की नेट सेल कंसिडरेशन 35 लाख। 35 लाख प्लस 29,70, 64,70,000। अब जरा समझिए, अगर 54F में मैंने जो रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है वो 10 लाख का खरीदा है, मान लीजिए ये नया मकान 10 लाख का खरीदा है 54F के लिए, तो भी मेरे लिए ये पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि 54F कहां आप उपयोग करेंगे, जमीन 1 में या जमीन 2 में। क्वेश्चन तब सिंपल होगा जब नया मकान आप इस रकम या इससे ज्यादा का खरीदें। अगर मैंने नया मकान 65 लाख का परचेज किया है तो फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से दोनों में उपयोग कर लोगे और दोनों का कैपिटल गेन 0 हो जाएगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 54F सिंपल एग्जम्पशन नहीं है। अगर हम कंपेयर करें 54, 54B, 54D इन सब से 54F का, तो 54F कंजूस है, हम इसे कहते हैं कंजूस एग्जम्पशन। प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन देता है, यह कहता है LTCG डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जितना कैपिटल गेन है, अगर आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे तो एग्जम्पशन पूरी नहीं मिलेगी। मैं फिर से इसको समझाने के लिए सामने ये
लाता हूं, जैसे LTCG है यहां पर 18,14,000। अगर मान लीजिए मैं यहां पर 54EE का कोई बॉन्ड खरीद लेता तो भी एग्जम्पशन मिल जाती, या 54EC का बॉन्ड खरीद लेता तो भी एग्जम्पशन मिल जाती। मैं बार बार कहता हूं पढ़ लिख के ही टैक्स कैंप देखिए, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर समझ कुछ नहीं आएगा। 54EE और 54EC, 54EC और 54EE, अगर आप इनमें से कोई एक का उपयोग करेंगे, इनमें से किसी एक का इसमें उपयोग करेंगे तो दिक्कत नहीं है। आप जितने का इन्वेस्टमेंट करें, जैसे 18,14,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने 18 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 18 लाख एग्जम्प्ट कर लो, 10 लाख इन्वेस्ट कर लिया 10 लाख एग्जम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब 54F की बारी आती है तो वो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन देने की बात करता है, वहां पर हमें दिक्कत आ जाएगी। और वहां अगर मैं इन्वेस्टमेंट दोनों कैपिटल एसेट के नेट सेल कंसिडरेशन के बियॉन्ड कर दूं, दोनों के नेट सेल कंसिडरेशन के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर दूं तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पहले ए में उपयोग करो, जमीन 1 में या जमीन 2 में उपयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से पूरा का पूरा एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन जब भी इससे कम इन्वेस्टमेंट होगी तब आपको मेरे रूट से चलना पड़ेगा, जो रूट अब मैं सिखाने जा रहा हूं। यही इस क्वेश्चन में मैंने परिवर्तन करके कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि अगर एग्जाम में ऐसा आता है, जो कि आने के चांसेस हैं, अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, अब जरा देखो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 50 लाख है शायद, और आपका नेट सेल कंसिडरेशन आप चेक कर लो 50 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब आप दोनों कैपिटल गेन को पूरा एग्जम्प्ट नहीं करा पाओगे। तो पहले किसमें इसका उपयोग करें, 50 लाख के इन्वेस्टमेंट का पहले किसमें उपयोग करें, इसके लिए ये कहानी सिर्फ 54F में अप्लाई होती है। इसके लिए हमें रैंकिंग करना होता है। रैंकिंग का तरीका क्या है, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा LTCG अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई 100। में भी आपने ये रैंकिंग वाला काम नहीं किया हो अपने रेगुलर क्लास में तो कोई घबराने की बात नहीं है, छोटी सी चीज है, वो मैं डिस्कस करके यहां दे रहा हूं, आप सीख लो। LTCG अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई 100। अब जरा यहां पर आप करें LTCG तो 18,14,000 है, नेट सेल कंसिडरेशन है 29,70,000 और मल्टीप्लाई 100। देखो मुझे अच्छे क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराने जो बहुत सस्ते हों और बहुत आसान हो और आप आसानी से कर लो और आपको वाह भाई साहब मजा आ गया। उसमें मजा तो आ गया बट एग्जाम में भी मजा आना है ना, तो क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड लेकर आऊंगा टैक्स कैंप में, हिम्मत चाहिए फिर देखने के लिए। क्वेश्चन तो मुश्किल ही लाऊंगा, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन करके टाइम आपका खराब करूं क्या। आपने क्वेश्चन की तैयारी तो कर ही रखी है ना बेटा, आपने खुद ही बहुत क्वेश्चन किए होंगे, तो क्वेश्चन तो अच्छे आप कर ही चुके हो। कुछ मेरे जैसे क्वेश्चन भी करके देखो, ये क्वेश्चन भी करके देखो, है ना। मल्टीप्लाई 100, तो घबराना नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 61% अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ये। सिमिलरली अगर यहां पर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, जो फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला यहां लगाओगे तो 13 लाख, मैं सीधा कैलकुलेटर पे लगा रहा हूं, 13,75,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई 100, 39% आ रहा है। तो रैंक के हिसाब से पहले एग्जम्पशन हमें यहां देनी चाहिए, फिर एग्जम्पशन हम यहां देंगे, क्योंकि यहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंज्यूम्ड हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर यूटिलाइज करिए, यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन तक यूज कर सकते हो आप। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास 50 लाख है, पहली जमीन का नेट सेल कंसिडरेशन कितना है 29,70,000, तो आपने 50 में से 2970 यूज करना है, या मैक्सिमम नेट सेल कंसिडरेशन तक यूज कर सकते हो। अब 50 लाख में बचा कितना है तुम्हारे पास, 20,30,000, उसका उपयोग तुम दूसरे जमीन में कर लो। अब फॉर्मूला लगाओ एग्जम्पशन की, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। फॉर्मूला क्या है जी, LTCG डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट। तो यहां LTCG 18,14,000 है,
नेट सेल कंसिडरेशन 2970 है, और सेम अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट में भी लिया है ताकि मेरा पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाए। इसका उत्तर क्या आएगा साहब? 18,14,000, और मेरा कैपिटल गेन पूरा एग्जम्प्ट हो गया और यहां पर टैक्सेबल आया 0। दूसरे जमीन के साथ कैसे करेंगे आप? LTCG कितनी है बताइए? 13,75,000 डिवाइडेड बाई 35 लाख मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट कितना यूज किया इसमें? 20,30,000। यूट्यूब पे इसलिए डाला ताकि आप इसे एक बार नहीं 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, और इससे क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से चीजों को आप समझ लेंगे। तो यहां पर आ रहा है 797,500, ये आपकी एग्जम्पशन आ गई। अब यहां टैक्सेबल LTCG कितना आ जाएगा? -13,75,000, तो 577,500, ये आपका आ गया कैपिटल गेन LTCG। ओके सर, डन। अब हमारा काम आगे क्या है सुनिए। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लें थोड़ा सा रफ में जल्दी से। कितने महीने किए थे हमने? 10,000 के हिसाब से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो आप 90,000 रुपये, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर हमें पता ही नहीं कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो जो एक्चुअल रेंट है वो हमारे लिए GAV बन जाएगा, माइनस म्युनिसिपल टैक्स, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, तो 90,000 हमारा NAV हो जाएगा। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, और याद है ब्याज अभी हमने देखा था, ब्याज कितना है? 2,80,000, तो 2,80,000 का इंटरेस्ट माइनस करेंगे। थोड़ा सा मैंने रफ में जल्दी कर दिया, काम चल जाएगा ना आपका। तो भाई साहब 90,000 का 30% माइनस 280, 2,70,000 नेगेटिव आंसर आ गया। इसका मतलब ये लॉस आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन की खासियत देखिए। अब ये जो 2,70,000 रुपए का लॉस आया ना बेटा, ये लॉस सेट ऑफ में जाएगा, और क्वेश्चन अब फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब ये सेट ऑफ का भी क्वेश्चन आ गया, और सेट ऑफ में इतना ही नहीं, मैंने इसमें और भी गेम खेला हुआ है। इसमें एक और खास बात है, आप अगर इस 10 ईयर को ढूंढ पाए कि मैंने क्वेश्चन उठाया है कहां से, अगर आप ढूंढ पाए तो आप देखेंगे वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उस क्वेश्चन के उत्तर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जमीन 1 और जमीन 2 दोनों से जो आ रहा है वो दोनों एग्जम्प्ट हो गया। जब वो दोनों एग्जम्प्ट हो गया तो क्वेश्चन सिंपल रह गया। लेकिन मैंने, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो कर ही लोगे ना। अब मैंने इसमें क्या कॉम्प्लिकेसी डाली है कि आपको यहां टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर 2 लाख से ज्यादा है तो इंटर हेड एडजस्टमेंट 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। 17,000 का आपको कैरी फॉरवर्ड दिखाना पड़ेगा नोट में। अगर आपने नोट में नहीं दिखाया तो वहां भी नंबर कटेंगे, 2 लाख सेट ऑफ करोगे। अब सेट ऑफ में भी एक बड़ी अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, सेट ऑफ करने को हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी से भी कर सकते हो, कैप गेन से भी कर सकते हो। अब यहां पर आपके पास एक बिजनेस इनकम भी सामने दी गई है और कैप गेन भी दिया गया है, और एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि अब आप ये लॉस कहां से एडजस्ट करोगे। ये मजाक नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया कि अब आप कहां से एडजस्ट करोगे। ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है, इंटर लेवल और फाइनल लेवल की कड़ी है, बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन हो सकता है फाइनल में भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन। तो अब आप कहां से इसे सेट ऑफ करोगे, ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट बनेगा। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। लॉस मालूम हो गया आपके पास। अब आपके पास इनकम कौन कौन सी है? एक तो है PGBP जो रेडीमेड गिवन है 3,90,000, ये नॉर्मल इनकम है, इस पर स्लैब रेट लगता है, ठीक है। एक है आपके पास IFOS बैंक का इंटरेस्ट 60 और 15 75,000, और एक है आपके पास LTCG 5,77,500, और आपके सामने है ये लॉस 2 लाख रुपए का जो लॉस है ये तो सेट ऑफ हो जाएगा, और 17,000 का जो लॉस है
उसे आप नोट में दिखाओगे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कुछ बच्चों ने ऐसा पढ़ लिया हो अगर कि 2 लाख के ऊपर का लॉस वेस्ट हो जाता है, तो वो गलत पढ़ा है। 2 लाख रुपए तक के लॉस को ही आप इंटर हेड एडजस्ट कर सकते हो और जो बैलेंस बच जाएगा उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस लॉस को आप कहां से एडजस्ट करना चाहोगे? आप इस 3 में से कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप पीजीबीपी से एडजस्ट करोगे तो आपको साफ नजर आ रहा है पीजीबीपी में आपके कुछ डिडक्शंस भी आ रहे हैं। पीजीबीपी में आपके सामने कुछ डिडक्शंस भी आ रहे हैं। डिडक्शंस है ना बहुत सारे। और अगर नहीं भी डिडक्शंस हैं तो स्लैब रेट में टैक्स ही कितना लगना है? 5%। अरे बुजुर्ग है 60 साल का तो 3 लाख तक एग्जम्प्ट, उसके ऊपर 5%। अगर आपने पीजीबीपी से 2 लाख की एडजस्टमेंट कर ली तो कितना टैक्स बचा लिया? 5% के रेट से। लेकिन अगर आपने एलटीसीजी से इसे एडजस्ट कर लिया तो 20% टैक्स बचा लिया। इसलिए इसका एडजस्टमेंट आपको एलटीसीजी से करना है और नोट में यह लिखना है कि एलटीसीजी से एडजस्टमेंट करना इज मोस्ट बेनिफिशियल वे। आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है कि आप एक ही जगह से एडजस्ट कर सकते हो तो बात खत्म है। लेकिन यहां पर आप जानते हो कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, बिजनेस से भी हो सकता है। तो अब आपके पास अगर 2 चॉइस है तो बेटर चॉइस चुनने की आजादी है। यह सीबीडीटी के सर्कुलर में लिखा हुआ है। अब बताइए आपका कैपिटल गेन कितना बचेगा? 3,77,500। मजा आ गया साहब। आपके पास ये और ये 3 आपकी इनकम आ गई। ठीक है सर। तो जीटीआई अगर लेंगे तो कितनी बनेगी जीटीआई? और कोई इनकम तो नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी है बस, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो 3 इनकम कितनी आ गई साहब? 390 प्लस 75,000 प्लस 377,500, 842,500। अब हम आते हैं एग्जम्पशन डिडक्शन पर। एक तो बुजुर्ग आदमी है तो टीटीबी दे दीजिए 50,000 रुपये। अपाहिज है एटीयू दे दीजिए 75,000 रुपये। रेजिडेंट होना जरूरी है, एटीयू के लिए रेजिडेंट होना जरूरी है, टीटीबी के लिए भी रेजिडेंट होना जरूरी है, ध्यान रखना इस बात का। और इस क्वेश्चन में है वो रेजिडेंट। और एक एटीसी मैंने कहा था 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है। और स्टैम्प ड्यूटी कितना पे किया है साहब? 2 लाख समथिंग, 2,90,000। तो 1.5 लाख तक का तो एटीसी आप ले ही सकते हो। टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी आ गई? मैं नहीं कहता कि क्वेश्चन एज सच आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन इसकी कोई भी पहलू इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। 5 लाख। अभी क्वेश्चन में और भी दम है, अभी तो दम निकालेंगे आपका। अभी तो देखिए, तो अभी देखिए यहां तक पहुंच गया। अब परेशानी सुनिए। इसमें आपके पास आपको कभी देखो, मैंने तो ऐसे ही पढ़ाया है बच्चों को। मैंने आपको जहां से भी जैसे भी पढ़ा है बेटा, उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो डिडक्शन होता है 80C टू 80U, ये आप नहीं देते स्पेशल इनकम को। स्पेशल इनकम जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड शेयर्स, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैमलिंग, ये जो कुछ स्पेशल इनकम है इसे आप 80C टू 80U का डिडक्शन नहीं देते। अब यहां पर अगर सोचें आप तो ये 5,567 आ रहा है और इसमें आपका जो कैपिटल गेन है LTCG। इसीलिए पहले हम लोग क्या बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब टीटीआई आ जाए आपका तो टीटीआई से आपको पहले स्पेशल इनकम अलग करना होता है, क्योंकि स्पेशल इनकम को डिडक्शन नहीं दिया जाता। तो स्पेशल इनकम इसके अंदर कितना है? स्पेशल इनकम यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 377,500। उसे अलग कर दो, क्योंकि उसे तो डिडक्शन मिला नहीं होगा। अब कितना बचा? नॉर्मल इनकम। यही तरीका आपने भी सीखा होगा, शायद नहीं सीखा अभी सीख लीजिए। 1,90,000। ये बाइफर्केशन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशल इनकम पर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है और नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है, तो इसलिए 80C टू 80U का डिडक्शन जब स्पेशल को नहीं मिलता तो स्पेशल जितना था, इस 3 में स्पेशल कौन कौन सा है?
पीजीबीपी तो स्पेशल है नहीं, हाउस अदर सोर्सेज स्पेशल है नहीं, तो कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है, इसीलिए मैंने स्पेशल अलग कर दिया। बिल्कुल। अब बताइए टैक्स आपको पहले किस पर लगाना चाहिए? नॉर्मल पर। ऑलवेज मैं कहता हूं बेटा, अगर तुमने टैक्स कैंप का पूरा एक सीरीज भी पीछे गया है देखा हो तो, जो कि पीछे मई और जून के लिए मैंने तैयार किया था, बट मई और जून में एग्जाम नहीं हो पाया, तो वो चीज़ भी दिसंबर में उपयोग होगा, आप वो भी ज़रूर देखा कीजिए। तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पहले निकालने को मैं हमेशा कहता हूं। इसके पीछे लॉजिक क्या है बताता हूं। नॉर्मल इनकम है 1,90,000 और इसके ऊपर आप जब टैक्स निकालोगे तो टैक्स 0 आएगा। 3 लाख तक की छूट है इस व्यक्ति को। अब बताइए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट आपकी थी 3 लाख रुपए और नॉर्मल इनकम 1,90,000 है, तो जो आप नहीं कंज्यूम कर पाए बैलेंस बेनिफिट वो 1,10,000 है, ये आप कंज्यूम नहीं कर पाए। ठीक से समझ लीजिए इस बात को। जो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको आप कहते हो MEL मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, वो है 3 लाख और 3 लाख में आपकी नॉर्मल इनकम है 1,90,000, तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाए MEL का। तो जो बैलेंस MEL है उसे आप अलाउ करवा लोगे स्पेशल इनकम। याद रहे सिर्फ LTCG और STCG, इसी दो से ये अलाउड होता है और सिर्फ रेजिडेंट के केस में अलाउड होता है। इत्तेफाक ये है कि इस क्वेश्चन में LTCG है और SSC भी रेजिडेंट है, तो ये यूज हो जाएगा। अब जब आप LTCG पर टैक्स निकालोगे, LTCG आपकी कितनी है? 3,77,500। तो इसमें टैक्स निकालते समय आप ये जो बेनिफिट है 1,10,000 का बचा हुआ वो यूज कर लोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक खतरनाक, क्या कहते हैं, IMDb रेटिंग देते हैं ना फिल्मों की, तो इसकी रेटिंग मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक जाएगी। थ्रिलर मूवी बना दिया ये मैंने, शायद नहीं, शुरू से अंत तक क्वेश्चन लास्ट में भी बांध रहा है आपको, कहीं तो गलती करोगे। तो 267,500 ये बचा हुआ बैलेंस, इस पे 20% आप टैक्स निकालो, 53,500, इसे आप बोलोगे बेसिक टैक्स। 53,500 समझो कि टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया। अगर नीचे होता तो इसमें फिर से 87A का रिबेट आ जाता। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अब 4% तुम हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ो और मजे करो तुम भी, और मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूं कोई बढ़िया मजेदार क्वेश्चन जिसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो कुछ गड़बड़ी रह गई होगी तो आप प्लीज उसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। कंसेप्ट पर जाएंगे, कलरकिल मिस्टेक हो सकता है, अर्थमेटिकल एरर हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, पढ़ते रहिए और मैं भी क्वेश्चन ढूंढ के बढ़िया बढ़िया बनाता रहूंगा। ओके, बाय बाय।